अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद। मैं हूं समीना पाशा और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी अहम खबरें खित्ते की सूरत हाल से भी जुड़ी हुई और वज़ीर आज़म भी अब सेहतयाब होकर बाकायदा अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल चुके हैं और काफ़ी एक्टिव हो गए, काफ़ी तब्दीलियां भी करने जा रहे हैं, कुछ कर चुके हैं। तो इस पर भी बात होगी डॉक्टर साहब से। और इसके साथ साथ जो कोविड की सूरत हाल है वो भी बड़ी ख़तरनाक है। 100 अफराद हलाक हो चुके हैं पिछले, अगर हम 24 घंटों की बात करें। इस समय और भी बहुत सारे अहम इशूज़ हैं जिस पर डॉक्टर साहब से सैर हासिल गुफ्तगू होगी। डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहते हुए अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, यूँ तो काफ़ी अहम खबरें हैं लेकिन कोविड काफ़ी ज़्यादा ही गंभीर हो गया। 100 हो गई हैं इसकी आज, अगर 24 घंटे में बात की जाए, इतना ज़्यादा इसमें अब शिद्दत नज़र आ रही है। देखें, पूरी दुनिया में एक कोहराम बहरान है और अल्लाह ताला खैर करे। ये कल भी हमने इस पर बात की थी, आज भी इस पर थोड़ी सी जनरली बात करेंगे। इसके ऊपर सब डिस्कस हो रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब की तबीयत बेहतर हुई है, गुस्से में है, खबर है। वज़ीर आज़म साहब गुस्से में, जिस तरह से उन्होंने हफीज़ शेख साहब को हटाया है, कहते हैं ना अनसेरेमोनियसली, यानी महंगाई के ज़िम्मेदार और सारी बुराइयाँ डाल के ताबिश गौहर साहब को लेकर आए हैं। लेकिन ताबिश गौहर साहब जो हैं वो उनके भी मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं। फिर एक बात, उनके वज़ीर डरे हुए हैं, काफ़ी वज़ीर डरे हुए हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं, अच्छा मैंने एक वज़ीर से बात की, मैंने कहा यार क्या हुआ है? वो कहते हैं जी, वो कह रहे हैं मुंतखब लोग आएंगे सारे, और यही थ्योरी चल रही थी ना कल की, मुंतखब गैर मुंतखब लोगों को नहीं लाया जाएगा जो इलेक्टेड नहीं है। तो मैंने कहा जुल्फ़ी बुखारी का क्या होगा, फिर बाबर अवान साहब का क्या होगा, फिर शहबाज गिल साहब हमारे भाई उनका क्या होगा, फिर फिरदौस आशिक अवान साहब का क्या होगा, फिर ये तो सारे मतलब रज़ाक दाऊद साहब हैं, बिलाइन है पूरी। तो वो कहने लगे कि यार कुछ पता नहीं है, लेकिन ये है कि बहरहाल। मैंने कहा तो पूछा वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म साहब गुस्से में, और बड़े शदीद गुस्से में। अच्छा, किससे? पूरी कैबिनेट से? नहीं, मतलब अब किससे हैं ये मैं बता नहीं सकता। अच्छा। हाँ, इस बात को बस हफीज़ शेख साहब, जहाँ हफीज़ शेख को उन्होंने हटा दिया, सोचे ना, तो किससे गुस्से में होंगे वो, ठीक, ये बताने की मेरे अंदर से अहलियत नहीं है। अच्छा, तो वो हफीज़ शेख उन्होंने हटा दिया। अब हफीज़ शेख जो है वो सारे, अब देखें ना, चंद रोज़ पहले तो हफीज़ शेख के ऊपर ही तो सारा रौला था। यूसुफ रज़ा गिलानी, हफीज़ शेख, ये हैं वो हैं सारे वो। अच्छा, तो हफीज़ शेख को हटा के, और हमारे भाई अच्छे हैं, लेकिन जो माशी मसाइल हैं सारे, वो तो हफीज़ शेख साहब ने क्या तय किए हैं, क्या तय नहीं किए। अब रज़ा खुसरू बख्तियार परेशान हैं और बहुत सारे लोग डरे हुए परेशान हैं कि यार कुछ पता नहीं किसी वक्त वज़ीर आज़म साहब का। अच्छा, वज़ीर आज़म जब हटाते हैं ना किसी को, उनके अच्छा लाने का तरीका बड़ा अच्छा है। और यार आप आओ ना, आप कितने अच्छे हो, आप बहुत नेक परहेजगार, ये वो जब उनको लाते हैं ना तो इतने ऐसे लाते हैं कि बंदा बिल्कुल जो है ना वो मतलब वो उन्हीं की माल। जब हटाते हैं ना तो बताते नहीं है कभी। मतलब फिरदौस आशिक अवान साहब को हटाना है तो आज़म खान के दफ्तर में फिरदौस आपा बैठी हैं, उनको वो हटा रहे हैं। फिर वो, अच्छा असद उमर को हटाना है तो असद उमर कह रहे हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिशें फायर हो गए, और पता चल। अच्छा, अब हफीज़ शेख जो हैं वो शिबली फराज को कहा कि तुम जाके बीपर दे दो टीवी पे। वो बीपर हफीज़ शेख कह रहे हैं मैं तो बीमार हूँ, मैं तो हूँ अभी भी। उन्होंने कहा नहीं है, आप चले गए। तो जब हटाना होता है ना, जहांगीर तरीन साहब को हटाना है तो बीच में वो दरमियान तो ऑल ऑफ अ सडन ही होता है, किसी और के थ्रू। वज़ीर आज़म साहब करते हैं ऐसे, उनको वो जब हटाना होता है ना तो वो खुद नहीं बताते, वो इधर उधर से, अगर बंदा निकल गया तो निकल गया हाथ से, अगर वो वापस कहीं आ गया तो कहता है यार तुम्हें किसने हटाया था, मैंने तो नहीं हटाया था, तुम तो मेरे साथ थे। हाँ, वो फिर उनके वो फौरन वो अपना एक वो उनके स्टाइल है। अच्छा, लेकिन तो आने वाले दिनों में अब वज़ीर आज़म साहब की सेहत भी ठीक हो गई। अभी मैंने पूछा, मैंने कहा कैसे सेहत ठीक हो गई है, कैसे ठीक हो गई है, इसका कुछ साइंटिफिक रीज़न बताओ। तो कहते हैं बस वो सेहतयाब हो गए हैं। तो मैंने कहा टेस्ट पॉजिटिव आया है? कहते हैं ये हमें नहीं पता। मैंने कहा ये क्या मतलब है? कोविड का टेस्ट नेगेटिव आया है तो वो सॉरी पॉजिटिव था तो वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, तो अब टेस्ट नेगेटिव आ गया। कहते हैं ये हमने नहीं पूछा, बस वो सेहतयाब हो गए। मैंने कहा अच्छा, तो टेस्ट, कहते हैं वो टेस्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने कहा यार ये अब बंदा क्या बात करे। कह रहे हैं टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वज़ीर आज़म साहब जो है अपने आप को हशाश बशाश फील कर रहे हैं और शायद कैबिनेट से पहले हो सकता है टेस्ट करा लें, अगर वो टेस्ट उनका ठीक हुआ तो, अदरवाइज वो ही ओके। तो उनका जो क्वारंटीन वो टाइम पीरियड होता है वो पूरा हो गया,
सेहतियाब है ना, बस ठीक है। वो मतलब जो जाएंगे कैबिनेट वाले वो जाके उनके पास जाके, बल्कि वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है कि एक दो सबके तरफ मुंह करके छींके जोर से मतलब अब इसमें क्या, शेख साहब को तो हो गया, सेहतियाब हो गए, वो अपना काम करेंगे, कल से तो करेंगे, मतलब कौन पूछे। लेकिन वो टेस्ट गालिबन करवाने चाहिए, वो करवाएंगे मेरे ख्याल से। लेकिन अभी तक जो खबर आई उनके वजीरों ने कहा कि वो कैबिनेट, तो मैंने कहा यार सेहतियाब तो हो गए, टेस्ट तो करा लो भाई, करवाएंगे मेरे ख्याल है वो। और फिर उसके बाद ही वो, और लेकिन चेंजेस तो और भी सुनने में आ रही हैं कि नहीं पॉजिटिव, अगर खुदा न खास्ता पॉजिटिव अभी भी हुए तो फिर शायद वीडियो लिंक पे करेंगे, अदरवाइज वो बैठ जाएंगे। लेकिन वो चूंकि फिट हैं, अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठीक महसूस कर रहे हैं, तो शायद इसी उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुला ली। लेकिन वो वज़रा को तो फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके बहुत से लोगों को उड़ाने जा रहे हैं। गुस्सा उनको है, अब क्यों है इस पर मैं तबसरा नहीं करना चाह रहा, मैं गुस्सा है किसी बात पे। ठीक, अच्छा, तो वापस आते हैं अभी सियासत की तरफ। लेकिन कल हमने एक बात की थी ये कोविड के हवाले से जी। अच्छा, उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और उसी कल हमने बात की थी वो जीनोम और फिनोम, हमने बात की थी। हमने कहा था कि जी जीनोम जो है वो वायरस के अंदर का उसका जो है ना बातिन होता है, अंदर से कैसे उसके चेंजेस आ रहे हैं। और फिनोम वो है जो सामने आ जाता है। और मैंने कहा था कि इंसानों में भी ऐसे ही होता है, सब में ऐसे। अच्छा, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, इसी के ऊपर और बात करते हैं। हाँ, ये वैसे भी बड़ा ये जो है ना, ये आप इस तरह से समझें कि जो इंसान है या जो परिंदा है या कोई भी जानदार शय है, उसके अंदर आप कल हमने बात की थी जीनोम की, तो इसको थोड़ा और साइंटिफिक वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं, और इसके लिए वर्ड करते हैं यूज़ जीनोटाइप। अच्छा, अब इसकी तस्वीर निकालें जरा और बड़ को बड़ा करके दिखाएं ताकि इसको मजा आए, ठीक है। अच्छा, जीनोटाइप ये है, ये आप देखें ना, TAD, ये अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, ये जीनोटाइप है। और वो फिर फिनो में जाहिर होता है। तो फिनो, अब ये देखिए, ये जीनो है जो अंदर उसके चेंज हो रहा है, फिनो में चूहा नजर आ रहा है। अब ये अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उसके नतीजे में चूहे का रंग कैसा होगा, चूहा भागेगा कैसे, चूहे की आंखें कैसी होंगी, लेकिन वो अंदर जो तब्दीली है तो वो जीनो है, ये फिनो है। अच्छा, ये खवातीन चेहरे देख लें इंसानों के, वो अंदर तब्दीली हो रही है जीनो में, ठीक है, और जो जाहिर हो रही है वो फिनो में, ठीक है। फिनो से फोटो, जो फोटोग्राफ ना, फिनो। अच्छा, ये आप देख लें, ये जैसे बतख है, तो ये उसके जीनों के अंदर तब्दीली हुई तो उसका कलर रेड हो गया। यानी फिनो वो चीज है जो आपको नजर आती है। जीनो टाइप वो है जो अंदर तब्दीलियां हैं, जीनो, ठीक है। तो जीन्स के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, उसके नतीजे में किसी की आंखें कुछ हैं, किसी का जो रंग कुछ है, किसी के बालों का रंग कुछ है, किसी का जो ये नक्शो निगार मुख्तलिफ हैं, आवाज तब्दील हो रही है, ये हो रहा है सारा। वो वजूहात जीनों की वजह से, वो जीनों की वजह, अंदर जीनों हो रही। अच्छा, अब ये आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? कल किसी और वजह से डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इसको डिस्कस क्यों इसलिए कर रहे हैं कि ये हम क्यों है, हमारे अंदर इतनी तब्दीली क्यों है, ये जीनों, मतलब मुख्तलिफ लोग हैं। अब इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हम एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं इंसान। मतलब हम वो कहते हैं ना, एक ही आदम की औलाद हैं, तो फिर इतने सारे, कोई काला है, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई सफ़ेद है, किसी के बाल ब्लॉन्ड हैं, किसी के बाल स्याह हैं, किसी के बाल कुछ हैं, किसी का चेहरा अलग है, आपकी उंगलियां, सोचने का अंदाज आपके, तो वो सारी की सारी जो तब्दीलियां हैं वो आपकी जीनोटाइप्स में हो रही हैं। और जीनोटाइप्स की जो तब्दीलियां हैं उसके नतीजे में लोग दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की नस्लों में, मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ रंगों में, मुख्तलिफ चेहरे उनके, ठीक है, तो तब्दीली और आपकी जीनोटाइप। लेकिन ये रीजन वाइज क्यों? अच्छा, रीजन वाइज नजर आता है। रीजन वाइज, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की। अच्छा, एक तो ये है कि जो हमें इल्हामी किताबों में मिलती हैं बात, इल्हामी किताबें, यानी आप कहें कि इल्हामी किताबें आप तलमूद से आ जाएं या बाइबल से आ जाएं या तौरात से आ जाएं, तो उसमें ये बयान होता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, ठीक है, हाम, जाफे और साम। साम वो जो थे सेमाइट नस्लें बनी, जेफाइट बनी, हेमाइट्स बनी, और वो फिर
अगर हम उसके नक्शे दिखाएं, ये तीन ये बाइबल और वहाँ पर अगर आप जाएं उसमें तौरा में और तलमूद में, तो आपको ये 3 बेटे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के आपको मिलते हैं। और 3 बेटों में से ये हुआ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हाम को बदुआ दी, तो हाम की औलाद काली हो गई। अच्छा, ये वो है जो इल्हामी किताबों इल्हामी किताबों में ये कि हाम को बदुआ दी उन्होंने, और हाम को बदुआ दी तो उसकी जो नस्लें हैं वो आगे से काली हो गई। ठीक है। और जो उनका बेटा जो साम था, उनका बेटा, उसकी जिसको शैम यहाँ लिखा हुआ है, ये थोड़ा गंदुमी सा, उसको कहा कि तुम जमीन के इलाके के आसपास, वो जमीनों में तो वो ब्राउन हो गया, उसकी नस्लें ब्राउन हो गई। और जो जाफे था वो सफेद हो गया। ठीक है। तो ये वो है, इससे इल्हामी किताबों के अंदर अगर आप चले जाएं तो ये मिलता है, और ये आज की दुनिया में भी यूज होता है। वो कहते हैं हेमाइट्स हैं, ये जो है ये सामी नस्ल, अभी आप पढ़ें कहीं उर्दू में आपको मतलब सामी नस्ल से ताल्लुक है, सामी नस्लों से, तो साम की नस्ल है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जी इंडो पैसिफिक में चूंकि ब्राउन है, तो देखिए ना आप आपको ब्राउन, ये आपको नजर आएंगे ब्राउनिश से, ठीक है ना, ब्राउन वाइट, ये दरमियान में हम कहीं नजर आ रहे हैं। यानी अगर हम इलामी किताबों के उस पर चले जाएं तो उसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से ये 3 आपको बड़े, और ये कोई यूरोप में है, कोई इंडो पैसिफिक में है, कोई इधर। अब मिसाल के तौर पे जैसे हाम से अफ्रीकन नस्ल, वो कहते हैं, जाफे से इंडो यूरोपियन, और साम जो है उनसे एशियाई बाशिंदे। ये जो है ये बदुआओं का नतीजा। अच्छा, और ये फिर आज की दुनिया में ये नक्शा अगर बड़ा करके दिखा दें तो इसमें ये जो लेटेस्ट मैप शो कर रहा है, ये कह रहा है कि साम की जो औलाद है वो आप देखें अफ्रीका में नजर आ रही है, जाफे की आपको यूरोप में नजर आ रही है, और हाम जो है वो आपको नजर आ रहा है ये दरमियान में, जिसमें इंडो पैसिफिक भी है, इसीलिए फिर रीजन वाइज हमें कलर डिस्क्रिमिनेशन भी नजर आ रही है। ऐसे हो गया। अच्छा, जब हम थोड़ा सा आगे चले, अभी मैं आपको बताता हूँ ये कोविड की बात मैं क्यों इसमें करूँ, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। अब अच्छा, अब ये देखें, इसको जरा बड़ा कीजिएगा, इस वाले को। तो ये हो गया कि साम से फिर आपको सीरियंस, एकरन, हेब्रू, ठीक है, आपको अरब मुख्तलिफ, ये साम की नस्ल से, हाम की नस्ल से एथोपियंस, काले ज़्यादा, इजिप्ट के लोग, बेबीलोन के लोग पुराने, और जाफे की नस्ल से आपको ग्रीक्स या वो जो उस ज़माने के यूरोप के लोग थे सफ़ेद वहाँ। फिर इनकी आपस में शादियाँ हुई, मुख्तलिफ हुए, तो ये फिर तब्दीलियाँ होती। अच्छा, कोई ये 19वीं सदी में 1752 और 1840 के दरमियान ये हुआ कि ब्लूमबैक एक स्कॉलर था जर्मन, उसने ये किया, उसने कहा कि इंसानों की जो नस्लें हैं उनको 5 अंदाज में उसने डिवाइड कर दिया। एक हो गए कॉकसिस के लोग जो कि कॉकसिस के इलाकों में, यूरोप में, और अच्छा ये दौर वो था जब जात पात और ये काला नीला पीला ये गुलाम बना के ला रहे थे अफ्रीका से, तो वो एक हेट्रेड भी होती थी कि स्याह फाम है, अभी भी है एग्जैक्टली हर मुल्क में, पाकिस्तान में भी है, तो ये उस नस्ल का है यार, ये फलां है, उधर का है ये। तो फिर मंगोलियन रेस आ गई, ठीक है, मंगोलियन रेस, उन्होंने कहा ये ईस्ट एशिया में है, ये 5 अगर आप देखें ना, ये 5 में डिवाइड कर दिया उसने बुनियादी तौर पे, 3 से 5 में डिवाइड किया। एक उसने कहा कि इसमें जो है वो ब्लैक रेस हो गई, एक अमेरिकन को उसने रेड कहा, रेड। अच्छा, रेड, ये जो रेड इंडियंस, रेड है ना, रेड इंडियंस वहां से निकले, तो उन्होंने कहा ये रेड हैं, एक गोरे हैं, एक काले हैं, और एक उसने येलो रेस या मलायन रेस बना दी। येलो रेस जो है वो उसने कहा जिसको हम चाइनीज कहते हैं, मंगोलियन, उसको येलो कहा। अच्छा, ब्राउन, अगर आप अमेरिका में जाएं तो हम वाइट नहीं है, हम ब्राउन है, तो ब्राउन लोग, एशियन जो है वो ब्राउन बन गए। पहले हम वाइट थे, हम वाइट तो अगर कभी भी नहीं थे, होगा ब्लैक में और दरमियान में ब्राउन बन गए। तो अमेरिका में जो चाइना के लोग हैं उनको येलो कहते हैं, येलो रेस, ठीक है, उनको वाइट नहीं कहते, उनको येलो रेस कहते हैं, वो येलो हैं, ठीक है। वाइट जो है वो यूरोप के लोग अभी भी, अब इन्होंने थोड़ी सी तफरीक ख़त्म की है करना, 2010 में ये सेंसिस वेंसिस में इन्होंने चेंज किया। अच्छा, मैं आज इसको डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, इसको डिस्कस करने की इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये है विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी, विस्कॉन्सिन एक बड़ी स्टेट है,
अमेरिका की, और विस्कॉन्सन यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ का जो मेडिकल स्कूल है विस्कॉन्सन का, वो मेडिकल स्कूल जो है विस्कॉन्सन का, वो एक रिसर्च कर रहा है, और वो ये रिसर्च कर रहा है कि किन लोगों में नस्ली बुनियादों पे कोविड ज़्यादा है और किन में कम है। अच्छा, नस्ली बुनियादों पे। वो चार्ट अगर हम दिखा सकें तो ये आप देखें ज़रा, ठीक है। ये विस्कॉन्सन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ साइंसेज है। एक बात तो हमें पता है कि कुछ लोगों में कुछ बीमारियां ज़्यादा होती हैं, जैसे सिकल सेल अनीमिया है, वो अफ्रीका में ज़्यादा है। ठीक। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो ज्यूज में ज़्यादा हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं, आप कहते हैं ना, वो जिनके अंदर वो ऑस्ट्रेलिया में गए और सन बर्न हो गया और मेलानोमा, कैंसर हो गया स्किन का। हम सुनते हैं ना, गोरे लोगों में कैंसर हो गया, वो जाके टैनिंग वैनिंग करवाते रहते हैं। अच्छा, इनकी जो रिसर्च है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो जो रिसर्च है, अगर हम इसके विस्कॉन्सन के अगले पेज पे चले जाएं तो इसी रिसर्च, ये आज का पेपर है, आज या कल, ही 24 घंटों में उनकी रिसर्च आई है। वो ये कहते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों के जो लोग हैं, यानी कौन से लोग ऐसे हैं जिनको कोविड ज्यादा मुतासिर कर रहा है, कौन से लोग ऐसे हैं जिनको कोविड कम मुतासिर कर रहा है, और किन को। अच्छा, ये बड़ा अजीबोगरीब, इसको जरा बड़ा कीजिए आप। ये उनकी विस्कॉन्सन मेडिकल वालों ने पूरी दुनिया में स्टडी किया, और 80.9% पॉपुलेशन जो कोविड से मुतासिर हो रही है वो वाइट है। सही, ओके। अब आपको समझ में आएगा कि यूरोप में क्यों फैल रहा है, ठीक है। और अफ्रीका से रिपोर्टिंग कम क्यों आ रही है, तो पता चला 6.4 और 6.9% ब्लैक। काफी डिफरेंस है रेशो। यानी अब आप देखेंगे ये जो बड़ा सा आपको यानी ये जो वायरस है, इसका एक नस्ल के साथ भी, या कहां पर लोग मौजूद हैं उनके साथ। अच्छा, आप अगर हिस्पैनिक में चले जाएं तो इन्हें 7.1 है, मल्टीपल अदर रेसेस में वो बढ़ रहा है, अमेरिकन इंडियंस में इतना है, लेकिन और यहाँ पर एशियन और पैसिफिक साइड पर आपको कम नजर आएगा। है काफी, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल गायब है, आपको 3% यहाँ नजर आ रहा है, 2% आपको, और अगर है भी तो उस तरह से सिवियर नहीं कि इतनी डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स लाखों में चली गई। ये बड़ी अजीब किस्म की रिसर्च वहां पे हुई है, और ये वो साइंटिफिक, विस्कॉन्सन एक बड़ा वहाँ का, और ये चूंकि उनका यानी उनका स्टेट इंस्टीट्यूट है, मैंने आपसे कहा ना, ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, ये विस्कॉन्सन का उनका जो है वो स्टेट इंस्टीट्यूट, उन्होंने पूरी दुनिया से डाटा इकट्ठा किया है, और वही कह रहे हैं कि वाइट, यानी अगर आप इसको हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों के हिसाब से लें तो जाफे। हाँ। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि वाइट, और फिर उसके बाद जो इंटर मैरिजेस हुई हैं, यानी अगर वाइट की ब्लैक के साथ हो गई है तो ज़ाहिर आगे ब्राउन आ गए, ब्राउन उसके साथ हो गया, तो वो ये कह रहे हैं अब इस रिसर्च के मुताबिक, जो लेटेस्ट रिसर्च आई है, कि इसमें पूरी दुनिया एक तरह मुतासिर नहीं हो रही, बल्कि ज़्यादा कोविड उन लोगों में है, या ज़्यादा डेथ्स वहाँ हो रही हैं जहाँ पे वाइट पॉपुलेशन है, वाइट है। डेथ्स हो रही हैं वहाँ पर जहाँ पे ब्राउन लोग हैं, डेथ्स हो रही हैं वहाँ पे जहाँ पे येलो रेस है, डेथ्स वहाँ पर भी हो रही हैं जहाँ पे ब्लैक्स हैं, लेकिन जहाँ पे वाइट हैं वहाँ पे कोविड का जो अंदाज है, इसको मैं ये नहीं कह रहा कि सिकल सेल एनीमिया की तरह सब सहारा, कुछ बीमारियां हैं ना, इबोला आ गया अफ्रीका में, तो इबोला तो यहाँ तो नहीं आया, यहाँ तो इबोला नहीं फैला। कुछ बीमारियां कुछ इलाकों में हैं, एड्स भी आपको याद होगा शुरू में फैली थी, तो क्या अफ्रीका से फैली है, अफ्रीका में एड्स है। कुछ बीमारियां कुछ इलाकों में होती हैं, तो और कुछ बीमारियां कुछ नस्लों में, थैलेसीमिया का हम सुनते हैं ना, कजन्स में शादियां नहीं होनी चाहिए, कजन्स में शादियां हो जाएं तो वो जीन जो होती हैं वो आगे मतलब ये पर्टिकुलर जीनोटाइप को जाके हिट कर रहा है। इसका जो रिलेशन है ना, एक तो वायरस का अपना जीनोम है या जीनोटाइप है, जो इंसान के अंदर जो जीनोटाइप है ना, फिनोटाइप, जीनो और फिनो में, तो जीनो फिनो में जो येलो हैं या जो ब्राउन है या जो ब्लैक हैं, इस रिसर्च के मुताबिक, साइंटिफिक रिसर्च डेटा वाइज वर्ल्ड वाइज, उनको कोविड कम मुतासर कर रहा है। और तो अब यहां से वो बात शुरू होती है कि हम जो फॉलो उनके वेरिएंट्स को कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आगे जाके बात कर रहे हैं, हम यानी हम इसको देख रहे हैं कि आगे हम एक कैसे साल बिहेव करेगा, क्या होगा। आप देखिए, नोट करें कि तो आपको अफ्रीका से बहुत कम लॉकडाउन की इत्तलात आ रही हैं। आपको यानी नैरोबी बंद कर दिया गया,
आपने सुने होंगे केप टाउन बंद हो गया, आप सुने कीनिया को बंद कर दिया गया। हम कह जरूर रहे हैं कि वहाँ वेरिएशंस हो रही है, सब कुछ, डेथ्स नहीं है कि सड़कों पे लोग मरे पड़े हो, ऐसा नहीं हो रहा, ना उनको वैक्सीन मिल रही है, ऐसा नहीं हो रहा। इराक में कितने लोग वैक्सीनेट हो गए हैं? नहीं हुए लोग। इराक में गुर्बत है, शाम में गुर्बत है, यमन में गुर्बत है, लेकिन क्या वहाँ लोग सड़कों में मरे पड़े हैं? ऐसा नहीं हो रहा। तो ये जो वेरिएशन है ना, ये किसी और अंदाज में इसका जो है ना, एक तो वायरस की अपनी वेरिएशन है, और फिर वो वायरस किन लोगों को असर अंदाज ज्यादा हो रहा है। विस्कॉन्सिन की रिसर्च ये बता रही है कि वो प्योर वाइट जो लोग हैं, लेकिन उनके अंदर ज्यादा स्टार्ट तो लोग कहते हैं कि चाइना से हो रहा है, और वो आप बता रहे हैं कि वो येलो उसमें कंसीडर कर रहे हैं। स्टार्ट तो कहीं से भी हो सकता था ना, वो तो अच्छा उसके ऊपर भी फड्डा पड़ा हुआ है ना, उसमें अच्छा खासा चाइना में इफेक्ट तो पाकिस्तान में भी हो रहा है, बहुत ज्यादा फैल रहा है तेजी। मैंने कहा फैल हर जगह रहा है। ठीक, मैंने आपको सिर्फ एक साइंटिफिक रिसर्च बताई कि वो साइंटिफिक रिसर्च ये कह रही है कि व्हाइट में ज्यादा हो रहा है, ठीक है, व्हाइट। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इसमें देखें, इस सबसे ज्यादा इसकी जियोपॉलिटिक्स भी है। जो वैक्सीन है ना, वैक्सीन की एक अपनी, हर चीज की अपनी सियासत है। अब जब देखें कि सबसे ज्यादा कितनी सारी वैक्सीन आ गई हैं, एस्ट्राजेनेका आ गई है, मॉडर्ना आ गई है, साइनोफार्म आ गई है, सब कुछ आ गई, स्पुटनिक। सबसे ज्यादा अगर कोई जियोपॉलिटिकली किसी ने फायदा उठाया है तो वो उठाया है स्पुटनिक ने, स्पुटनिक 5 ने। अच्छा, स्पुटनिक 5 ने इसलिए उठाया है, एक तो स्पुटनिक है क्या चीज, ये लफ्ज क्या है? सबसे पहले जो खलाई जहाज गया था खला में, वो अमेरिकन नहीं था, वो रशियंस थे, सोवियत यूनियन था, उसका नाम था स्पुटनिक। और वो परेशान हो गए थे अमेरिकन ने, कहा क्या ये सोवियत यूनियन चांद तक पहुंच गए? तो उसको वो कहते हैं स्पुटनिक मूवमेंट, यानी हमें पता ही नहीं चला चांद पे पहुंच गए, उनको 10 साल लगे फिर चांद पे जाने में। फिर उसके बाद स्पुटनिक 2 भी खलाई जहाज आया, स्पुटनिक 3 भी खलाई जहाज आया, स्पुटनिक 4 भी आया। स्पुटनिक 5 खलाई जहाज नहीं, उन्होंने वैक्सीन का नाम रख दिया। अच्छा, ये भी इतना बड़ा उनका ब्रांडिंग है ना दुनिया में। अब देखिए ना, आप सुने एस्ट्राजेनेका, आप कहेंगे कहां से एस्ट्राजेनेका? तो इंडिया में भी बन रही है, एस्ट्राजेनेका तो अमेरिका में, कहां मॉडर्ना कहां बन रही है? मॉडर्ना ये कोई जर्मन में बना, अच्छा वहां जर्मनी में, इधर उधर 12 के करीब बन। इन्होंने नाम ऐसा रखा स्पुटनिक के, उससे पता चलेगा कि रशियन है भाई। और 5 है स्पुटनिक। अच्छा, और स्पुटनिक जो है जियोपॉलिटिकली, स्पुटनिक ये जो जियोपॉलिटिक्स ऑफ वैक्सीन है, इसमें सबसे आगे चली गई है अभी तक। साइनोफार्म भी गई है, ये भी गए, क्योंकि एक तो ये हुआ कि नाम स्पुटनिक, दूसरा ये यूरोप में घुसने में कामयाब हो गए। देखें, यूरोप में सोवियत यूनियन का घुसना, और सोवियत यूनियन, वो सोवियत यूनियन उस यूरोप में घुस गया जहाँ नेटो बना हुआ है, जहाँ पे सारे दुश्मन आपके दीवारें बुलंद गिरी है। अभी कुछ साल पहले यूरोप वहाँ घुस गया। और आप देखें, कमाल देखें कि उनकी जो काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस है यूरोप की, वो कह रही है स्पुटनिक इन यूरोप, व्हाट रशियाज वैक्सीन शुड मीन फॉर यूरोपियन हेल्थ सोवरेनिटी। और इसके अंदर जो कमाल की बात ये है कि स्पुटनिक तैयार कहाँ पे हो रही है, कारखाने कहाँ लग रहे हैं स्पुटनिक के? जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, हंगरी, पोलैंड, यहां पे खुद बना के, जैसे मैंने आपसे कहा ना, यूएई के अंदर साइनोफार्म बना के वो रीजन में भेजेंगे। इन्होंने उनसे कहा कि आप बना के वहीं पर बनाएं, अपनी इस हमसे फार्मूला ले लें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट, वो कॉपीराइट उन्होंने कर लिया। मतलब अच्छा, यूरोप वाले कह रहे हैं कि अच्छा बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, ये जो आप पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनके फार्मूले बड़े संभाल के रखे जाते हैं। उन्होंने अपने फार्मूले उनको दे दिए कि तुम, लेकिन नाम उनका ही चलेगा, नाम चलेगा स्पुटनिक। ठीक है ना? स्पुटनिक कहाँ बन रही है जनाब? फ्रांस में बन रही है। अच्छा, ये यानी ये आप सोचें कि ये एक तरह से उन्होंने इसको पता कर लिया एज अ वेपन यूज किया। अच्छा, पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ वही बात है कि हम यहाँ पे वैक्सीन मंगवाने के बजाय अगर हम वैक्सीन शुरू कर दें बनाना, स्पुटनिक वाले अगर ईरान में बना रहे हैं, एक कारखाना साइनोफार्म अगर ईरान में बना रहा है, अगर वो यूएई में बना रहे हैं, तो यहाँ आपके इतने इंटेलिजेंट लोग, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर, प्रोफेसर, वो सारे इंतजार करेंगे गवर्नमेंट इजाजत क्यों नहीं दे रही। अब वक्त हुए जाने से पहले आपको एक और इंटरेस्टिंग बात हुई चाइना के हवाले से। ये सुइस कैनाल जो ब्लॉक हुई है ना, सुइस कैनाल ब्लॉक होने का फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ है? चाइना को। क्योंकि समंदर के रास्ते जाते हैं ना ऐसे, वो अगर नक्शा देखें, 1 मिनट का नक्शा देखें, तो ऐसे करके समंदर के रास्ते यूं जा रहे थे ना, ऐसे जा रहे थे यूरोप तक। हाँ, बिल्कुल सही। ये सुइस कैनाल को गुजारते गुजारते ये पानी के घूमते घामते यहाँ तक जा रहे थे।
और फिर उसके बाद जब स्विस कैनाल ब्लॉक हुई तो उनके पास रास्ता ही था, अगर मैप दिखा देगी हमारी टीम तो बड़ा अच्छा। फिर वो आ रहे थे अफ्रीका से घूमते घामते। अब जनाब स्विस कैनाल के बंद होने से क्या हुआ है कि चाइना यूरोप के दरमियान ट्रेनें चलना शुरू हो गई हैं। अच्छा। और ट्रेनें पहले भी चलती थी, ट्रेन पहले भी चलती, क्योंकि देखिए ये दरमियान में पानी नहीं है। अगर आप देखें ना यूरोप, ट्रेड उस तरह से हो रही थी, ट्रेड बहुत ज्यादा हो रही थी। अब तो रुकी हुई थी ना यूरोप और जो यानी मॉस्को, आपको पता है ना मॉस्को और जर्मनी के दरमियान जो लड़ाई फ्रांस के दरमियान हुई है तो पानी में तो नहीं हुई ना, वो तो सरहदें हैं उनकी, वो तो क्रॉस करके तो ट्रेन चलना शुरू हो गई मैसिव। और ये आप देखें जरा, एशिया टाइम्स क्या खबर दे रहा है कि स्विस कैनाल लॉक जैम बूस्ट चाइना यूरोप रेल लिंक। इस दरमियान ये अच्छा वो दुआ कर रहे हैं, वो दुआ कर रहे थे कि यूरोप के अंदर तो चीजें बंद होनी शुरू हो गई, तो चाइना ने धड़ाधड़ यहाँ से अपनी जो ट्रेन थी उनकी जो पोर्ट से वो उन्होंने हैम्बर्ग तक यानी जर्मनी तक ट्रेन पहुंचानी शुरू कर दी। और मेरा कोई 12 से 25 हजार कंटेनर्स ऐसे थे जो पिछले 3 दिनों में हंगामी तौर पे वहां पे माइक्रो चिप्स इधर उधर सारे। और यूरोप के अंदर लोग सोच रहे हैं कि यार एक मिनट यार, ये इतना लंबा, ये जो हम समुद्री जहाजों में बैठते हैं और जहाजों में बैठ के हम जाते हैं, फिर स्विस कैनाल है, फिर क्रॉस करेंगे, फिर ये करेंगे, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है कि ट्रेन और रोड के जरिए जो है हम सीधा सीधा। तो ये स्विस कैनाल, पोस्ट स्विस कैनाल जो दुनिया है उसमें ये ट्रेनें और वैक्सीन और ये सारे काम जो है ना, ये सारे तेज होने जा रहे हैं। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर मजीद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सियासत में वापस आते हैं कि इमरान खान साहब फायर किस किस को करने जा रहे हैं। चलें जी, अब इनसाइड स्टोरी कुछ जानते हैं किस किस से नाराज थे और अब उसके असरात किस किस पर पड़ने वाले हैं, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन और बड़ा सवाल कि आखिर यहाँ पर उस तरह से तबाही क्यों नहीं मचा रहा था कोरोना जैसे वहाँ पर। आज डॉक्टर साहब ने उसका वजह बता दी है, लेकिन अल्लाह हमें महफूज ही रखे। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, कैबिनेट में भी बड़ी तबाही मचने जा रही है, सुनने में आ रही है खबरें डॉक्टर साहब। देखें, पहले तो मैं उस बात को क्लैरिफाई कर दूं कि ये वो पेपर है जो बता रहा है कि वहाँ पर मुतासिर ज़्यादा लोग क्यों हो रहे हैं और अफ्रीका से रिपोर्ट्स कम क्यों आ रही है। फैल पूरी दुनिया में रहा है, एहतियात वैसे ही करनी है। पाकिस्तान में उसकी 3rd वेव आ गई है। मकसद ये पेपर दिखाने का ये हरगिज़ नहीं था कि लोग रिलैक्स हो जाए मास्क लेके कि हम तो जी ब्राउन है, हम तो वाइट हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक साइंटिफिक पेपर आपको बता रहा हूँ कि जो रिसर्च हुई है वो ये कह रही है कि ये वायरस सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया या कुछ बीमारियां, अब देखिए ना, डायबिटीज 2 किस्म की होती है। मतलब मिसाल के तौर पे एक डायबिटीज होती है जिसमें आप इंसुलिन लेते हैं, ऐसे ही है ना इंसुलिन। एक डायबिटीज वो होती है जिसमें आप टैबलेट्स लेते हैं। आपने सुना वो टैबलेट ले रहे हैं गोली खाली, एक होता है इंसुलिन लेते रहते हैं। दोनों किस्म की जो डायबिटीज है उसमें फर्क है। वो कुछ डायबिटीज आपको यंग एज में हो जाती है, तो आपको छोटे उम्र के लोग नजर आते हैं। कुछ डायबिटीज ऐसी होती है जो ज्यादा उम्र में होती है, अचानक 40 साल 45 साल अचानक शुगर डायग्नोज हुई, ऐसे ही होता है ना। कुछ यंग लोगों में होती है। जो ज्यादा उम्र में होती है वो आपको फैमिली से शिफ्ट होती है। वो जो यंग लोगों में डायबिटीज होती है वो, यानी उल्टी बात है ना, यानी लोग कहेंगे कि यार एक मिनट जरा, अगर जेनेटिकल बैकग्राउंड है इसका स्टार्ट से ही नजर आना शुरू हो जाना चाहिए। अगर कोई कहे कि जी मेरे खानदान के अंदर शुगर है, तो खानदान के अंदर शुगर होने का मतलब है वो 40-42 साल की उम्र में चांसेस हैं कि शुगर जाहिर होगी। और अगर फैमिली में नहीं है तो फिर जल्दी हो जाएगी। अच्छा, जो देर से होगी यानी 40 साल की एज में या उसके बाद, अमूमन वो टैबलेट्स के ऊपर, अमूमन टैबलेट्स, उसमें टैबलेट्स या ये कि ज़्यादा होगी तो इंसुलिन। लेकिन जो यंग एज में हो गई जो कि फैमिली से नहीं आ रही, तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि इंसुलिन, क्योंकि वो ज़्यादा सीवियर होती है। जो मकसद है कि मतलब मैं ये जनरल सा रूल बता रहा हूँ, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है। एक आम सी बात की है मैंने कि जो फैमिली में रन करती है वो देर से जाहिर होती है, और जो फैमिली में नहीं रन कर रही होती वो अमूमन। लेकिन इसकी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें बहुत एक्सेप्शंस हैं। लेकिन मैंने एक बुनियादी बात की कि बीमारियां जो हैं वो खास अंदाज में फैमिलीज के अंदर भी होती है। उनकी वालदा को आपके पूछते हैं ना, डॉक्टर हिस्ट्री लेते हैं, कैंसर था किसी को, ये था वो था, म्यूटेशंस हुई आगे। तो इसी तरह से ये नस्ल के अंदर भी, यानी नस्लें जो रेसिस, ह्यूमन रेसिस जिसको कहते हैं, चाहे इलामी किताबों से निकाल लें या चाहे वो मिक्स मैरिजेस से निकाल लें या वो कलर्स के हिसाब से निकाल लें या वो, क्योंकि कैंसर क्या है, बीमारियां क्या हैं? बीमारियां ये वायरस ही है ना। ये एक फोड़ा निकलाया,
मेरी स्किन है, मेरी स्किन के ऊपर ये कैंसर का आ गया तो क्या हुआ, मेरे सेल्स के अंदर ही म्यूटेशन हुई ना, मेरे सेल्स ही खराब हो गए, मेरे सेल्स के डीएनए आरएनए वो जो भी उसका था अगर साइटोप्लाज्म सब ऊपर नीचे हो गया, तो मेरे सेल्स के अंदर ही है ना, बाहर से लाके तो किसी ने चिपका नहीं दिया ना। तो बीमारियां असल में हमारे अंदर ही प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं ना, वायरस स्पाइक प्रोटीन उधर से आ गया, उधर से वायरस। एनीवे अच्छा, तो अब इसकी जो जियोपॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स के अंदर स्पुतनिक आगे जा रही है और पाकिस्तान जितना जल्दी, मैंने डॉक्टर्स के साथ बात की, डॉक्टर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमें इजाजत मिलने की देर है, हमारे पास बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, बेहतरीन फैसिलिटीज हैं, हम फंस कहाँ गए हैं, रेड टेप में, बदकिस्मती के साथ रेड टेप में फंस गए। आज मेरे ख्याल से उन्होंने इजाजत दी है या कल वजीर आजम शायद कॉल करने जा रहे हैं जो कौमी राब्ता कमेटी या उसमें इजाजत दे दें प्राइवेट लोगों को, पूरी दुनिया ने डॉक्टर रेड्डी, ओ भाई डॉक्टर रेड्डी प्राइवेट कंपनी है, वो बना रही है इंडिया के अंदर स्पुतनिक, मतलब प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं, मतलब हुकूमत की सतह पे इसमें क्यों नहीं इतनी देर क्यों कर दी उन्होंने? जब हुकूमत की सतह पे आपके पास नहीं है कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, आपके पास नहीं है, तो फिर आप प्राइवेट लोग या तो गंगाराम में हो या पिम्स में हो या कोई जिना हॉस्पिटल के सिविल में आपने कोई वैक्सीन की तैयारी का तरीका रखा, जब नहीं है तो लेट द प्राइवेट पीपल मेक इट, वो बना लेंगे, ठीक है ना, चाहे सर्विसेज हो, चाहे आपके जो भी आखान हो, आपके इंडस वाले हो, आपके जो भी मैं मुझे नहीं पता, डॉक्टर्स हॉस्पिटल जो भी जहाँ पे हैं वो बना लेंगे। अब आप उनको भी नहीं बनाने दे रहे, अच्छा उनको भी इजाजत चाहिए। आप जाइए दवाइयों की दुकानों पे, आपको ऐसे लगेगा टॉफियों की दुकान पे आ गए, अब आप कहेंगे मुझे एस्पिरिन चाहिए, वो कहेंगे ऐसा है भाईजान बाजी, ऐसा है कि एस्पिरिन तो नहीं है, ये इसी की तरह की दूसरी चीज है, ये इस तरह की दूसरी चीज वो निकाल के वही है, देखिए ना बिल्कुल वही तो मार्केट से शॉर्ट है। अच्छा क्यों, क्योंकि 2 नंबर की किसी जगह पे कंपनी में काम हो रहा है और जनाब उसका फॉर्मूला। तो हमें अब ये वक्त आ गया खुदा का, मतलब आने वाले जो दिन है ना उसमें बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, ये आपके बेशुमार साइबर सिक्योरिटी, इकोसिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब देखिए ना इन्होंने ईरान चाइना इशू क्या चल रहा है, ईरान चाइना के ऊपर जो ईरान और चाइना की डील हुई है 25 साल की, उस पर खप पड़ी हुई है। उस पर खप क्यों पड़ी हुई है, ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट हुई है, 25 साल तक इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। उन्होंने जो मुआहिदा साइन किया है, इंटेलिजेंस शेयरिंग कैसे होगी, 6G 5G लगेगा वहाँ चाबहार पे, और इंटेलिजेंस शेयरिंग आप यहाँ फंसे हुए दरमियान में। हम IMF को करें, IMF को करना था, आपने हफीजे को उड़ा दिया। अब हमाद अजहर क्या करेगा गरीब आदमी, अच्छा बच्चा यंग लड़का है, उसका आपने सारा उसे बोझ डाल दिया कि महंगाई ज्यादा थी, ये था वो था, उधर से वो तब बाबर IPPs वाले निकल गए, उधर से वो निकल गए, उधर से वो निकल गए, खा पी के आखिर में आप बेचारे हमाद अजहर बैठे हुए हैं, महंगाई भी ये काबू करेंगे तो कौन कौन जाएगा, सारे जाएंगे आखिर में तो सभी जाएंगे। नहीं देखिए बात यह है कि मेरा तो फॉर्मूला है माइनस ऑल, माइनस ऑल, और उसमें क्योंकि उसकी वजह ये कि वो लोग सिर्फ ठहरेंगे जो रियासत के मसाइल को हल कर सकें। इस वक्त रियासत के इश्यूज क्या हैं, वो पॉलिटिकल नहीं है, आपकी खारजा पॉलिसी है। आपकी खारजा पॉलिसी कैसी होनी है, वो ताजिकिस्तान के अंदर हो गई कॉन्फ्रेंस, उनकी बात नहीं बनी, ठीक है, वो तो हार्ट ऑफ एशिया वाली बात नहीं बनी। ये स्पुतनिक आपने कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, खारजा पॉलिसी सेहत को डील कर रही है, खारजा पॉलिसी आपके ये मोबाइल टेलीफोन्स को डील कर रही है कि आप कल को आप हुआवे लेना है आपने, या आपने सैमसंग लेना है, या आपने कौन सा आईफोन लेना है। आने वाले दिनों में ये दुनिया जो है, ये इस दुनिया में आपकी खारजा पॉलिसी होगी तो आपकी मैशत ठीक होगी। आप फंसे हुए हैं कि जी फेटअप में क्या होगा, साथ फ्रांस को गालियां दे रहे हैं, तो फ्रांस के अंदर ये हो गया, जो ठीक है वो फ्रांस के अंदर फेटअप भी हो रहा है, उसको भी तो ध्यान में रखें। तो बात ये सारी कि अब ये दुनिया चूंकि लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन खत्म हो गई, लेकिन कोविड ने याद दिला दिया कि नहीं ग्लोबलाइजेशन जिंदा है, एक जगह का कुछ होता है तो दूसरी जगह पर असर पड़ता है। तो कोविड ने, अब बात ये सारी कि इसमें वजीर आजम साहब सेहतियाब हो गए हैं, वो बाहर आएंगे, ठीक है, कैबिनेट का इजलास करेंगे, उससे पहले ही वो बहुत सारे लोगों को शायद फायर कर दें। कैबिनेट के इजलास गालिबन जुमेरात को बुलाया, तो जुमेरात से पहले ही लोगों को फायर करके कि फिर जो बचे कुछ लोग हों वही आके बैठे, उन्हीं के साथ ही वो बैठे, और वो आज भी कर सकते हैं, वो कल भी कर सकते हैं, लेकिन वो गुस्से में हैं, प्रॉपर गुस्से में है, इतना गुस्से में है कि उनके करीब तरीन वजीर कह रहे हैं कि डर गए यार, मतलब वो वीडियो लिंक पे हमसे मिलें तो बेहतर है, ऐसा ना हो कि तो मैंने कहा बच्चों अगर वीडियो लिंक में से हाथ निकाल के थप्पड़ लग गया, कुछ नहीं पता, वो कहते हैं वो डरे हुए हैं, वो गुस्से में है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि मैंने कहा वो तो कोविड में गए तो क्या मतलब, वो कहते हैं इन्होंने काफी सोचा है, लगता है काफी उन्होंने गौर किया है, हालात के ऊपर गौर किया पूरा,
और उन्होंने कहा है कि यार एक मिनट जरा, ये कौन है, ये क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था, ये क्या कर... मैंने कहा मेरी बात सुनो, 2-4 ऐसे लोग नहीं फायर हो सकते जो गालियां देते रहते हैं हर वक्त। अच्छा, मतलब जो जिनका काम सिर्फ गालियां देने, जो गालियां देने की मशीनें हैं, तो उनमें से फायर करवा दो 3-4 को। देखिए ना, हवीज शेख साहब तो बोलते ही नहीं थे बेचारे। देखिए ना, बाज लोग इस कैबिनेट में ऐसे हैं जो बोलते नहीं है, बाज लोग वुज़राए आला भी हैं, वजीर भी हैं, वो कोई काम नहीं करते, वो लेकिन वो हैं वहाँ पर, एक काम करते हैं, करप्शन। उन्हें करप्शन के अलावा एक ही काम करना आता है, करप्शन करना, उन्हें और कोई काम नहीं है। मतलब आप उनसे पूछते रहे, वजीर हो तुम, वजीर आला हो तुम, ये हो, कुछ नहीं पता, हम सीख रहे हैं। एक चीज सीखी हुई है उन्होंने, करप्शन करना। अच्छा, तो बात ये है कि अब इसमें वजीर आजम साहब खुसरू बख्तियार साहब पे नाराज हैं गालिबन। वजीर आजम साहब ये चाह रहे हैं कि वजारतें कम हो जाएं, एक आदमी को ज़्यादा वजारतें मिल जाएं। अच्छा, शिबली फराज साहब अचानक इतला से उठ के पेट्रोलियम में चले गए। पेट्रोलियम के एक नया रौला रपा है। वैसे पेट्रोलियम बड़ी मतलब पैसे वाली वजारत है, बड़े पैसे वाली वजारत है, लेकिन वो कमाएंगे नहीं, वो पैसा वो नहीं कमाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात छेड़ दी है। बड़ी प्राइस पोस्टिंग है, डॉक्टर आसिम हुसैन को दी थी जरदारी साहब ने, बिल्कुल, और 460 रुपए की अरब का उन पर वो बनाया था। अब तो हालात नहीं है ऐसे, लेकिन ये है कि वैसे जो रेफरेंस था, ये जो है ना, ये एक ब्रेक ले लूं मैं डॉक्टर साहब, इस पर मैं आके फिर आपसे डिटेल में बात वाली वजारत है। शिबली फराज साहब से ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं। इमरान खान साहब ने भी ब्रेक लिया और उसके बाद अब वो क्या किस को ब्रेक करने जा रहे हैं ये भी बताएंगे आपको मजीद भी इसी हवाले से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम बात कर रहे थे कैबिनेट की चेंजेस पर। कुछ वज़ीर फायर होने जा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ रीशफलिंग भी नज़र आएगी कि वज़ीर होंगे लेकिन कुछ कलमदान बदले जाएंगे? डॉक्टर साहब से जाते हैं। सुना है फवाद चौधरी को भी कुछ शायद इतलात, फवाद चौधरी साहब को शायद इतलात कल मिल जाए, उनको नशरियात अलग हो जाएंगी, वो वहाँ शायद नईम बुखारी साहब चले जाएँ, एक उनका नाम भी चल रहा है कि नशरियात में PTV फिर उनके अंडर में आ जाएगा, लेकिन मुख्तलिफ अफवाहें हैं अभी तक। जो मैंने कहा, वज़ीर आज़म साहब गुस्से में जब कर रहे हैं ना काम, तो लोग उनसे कंसल्ट नहीं कर रहे, लोग उनसे बात नहीं कर रहे, वो वज़ीर आज़म खुद ही डिसीजन ले रहे हैं। उन्होंने जैसे शिबली को कहा कि आप कहीं के हफीज़ शेख फायर हो गए, हफीज़ शेख साहब की तरफ से ये मैसेज आ रहा था कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, वो वाकई पॉजिटिव है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन वो फायर हो गए। अच्छा, अब तो शायद कैबिनेट छोटी करें, मज़ीद लोग वो ना लेकर आए वज़ीर आज़म साहब, लेकिन इसके असरात मुरतब हो रहे हैं मुल्की सियासत पर, क्योंकि लोग बहुत सारी बातें, मिसाल के तौर पर हफीज़ शेख साहब सारे मामला तय कर रहे थे IMF के साथ, हमाद अजहर को पता नहीं था। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो काबीना को उलट पुलट तो करने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही भी कुछ पीपल्स पार्टी का वो जो प्लान था ना पंजाब वाला, पंजाब में चौधरी परवेज अली साहब, वो हो गया ठुस हो गया फिलहाल। हमजा शहबाज साहब के लाने वाला भी, उसमें भी बात नहीं, इन हाउस वाला प्रोग्राम साइड पे चला गया। कौमी असम्बली में इन हाउस चेंज का प्रोग्राम भी रुक गया है, जरदारी साहब उसके ऊपर अभी इस वक्त कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ देख रहे हैं कि इमरान खान क्या करते हैं। इमरान खान जिस तरह फायरिंग, अच्छा इमरान खान साहब ने ये फायरिंग तो अभी शुरू की ना वज़रा की, इससे पहले वो कह चुके मैं असेंबली तोड़ दूंगा, याद होगा आपको? जी बिल्कुल। तो लेकिन वो उसी मूड में जाके कि ये हो क्या रहा है, इधर 35 लोग इधर के इधर चले गए, इधर के लोग उधर मिले हुए हैं, ये जो बहुत सारे लोग हटाए जा रहे हैं ना, ये डबल गेम भी कर रहे थे, सारे नहीं लेकिन काफी लोग इधर उधर इधर उधर। तो खान साहब उन 17-18 लोगों को हटाने जा रहे हैं। हो सकता है कलमदान चेंज हो जाए, शेख रशीद साहब का भी हो सकता है, लेकिन ऑपोजिशन भी अभी रुकी हुई है कि अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं, देख लें। रुक गई है कि ये पूरा का पूरा जो है ना, ये कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब को तो मजाक में कह रहे थे ना, हम जलसा करेंगे, हम धरना, वही वो, मतलब ये इमरान खान को पूरा सिस्टम ही लेके ना उड़ा दें, क्योंकि वज़ीर आज़म पहले कह चुके हैं कि मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा। ठीक है, तो उसी मूड में नजर आ रहे हैं। देखते हैं जी आने वाले दिनों में ये मुल्की सियासत पे क्या कुछ होता है। आज के प्रोग्राम को यहीं पे क्लोज करते हैं। नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिए, डॉक्टर साहब आप भी इजाजत लेंगे। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।